हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हमने वे सभी क्वेश्चन को सम्मिलित किया है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसी के लिए हमने यह वीडियो तैयार किया है ताकि आपको मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने में परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चंस। तो मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले है राज्य का गठन। तो राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। उसके बाद है मध्य प्रदेश दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन कब हुआ था? तो जो वर्तमान स्वरूप है मध्य प्रदेश का, उसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को इससे छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। उसके बाद वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का बना था। उसके बाद आ जाता है राज्य की राजधानी क्या है? तो राज्य की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था? जो मध्य प्रदेश है इसका नाम किसके द्वारा रखा गया था? तो इसके नाम रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश का नाम रखा था और इसे ही उन्होंने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी पुकारा था। मध्य प्रदेश का नाम हृदय प्रदेश भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही रखा गया था। उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश की राज्य भाषा। तो मध्य प्रदेश की राज्य भाषा है हिंदी। हिंदी है मध्य प्रदेश की राज्य भाषा। फिर आ जाता है मध्य प्रदेश की स्थिति। तो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर में स्थित है। यह हुई मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश के उपनाम। तो मध्य प्रदेश को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले तो नदियों का मायका, सोया राज्य या सोया स्टेट या सोयाबीन राज्य। उसके बाद आ जाता है हृदय प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है और टाइगर स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को जानते हैं। उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले आ जाता है राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज को अन्य नाम से क्या नाम से जानते हैं? शाहबुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है और इसे अन्य नाम टिटैनी, महारैनी भी कहते हैं। टिटैनी और महारैनी भी कहा जाता है। यह सुंदर पक्षी है जिसकी पहचान सफ़ेद और काली कलंगी और लहराते सफ़ेद पुंछ से होती है। यह अपनी निश्चित आयु होने पर शरीर का रंग भी बदल देता है। तो यह था राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज या शाहबुलबुल। अगला आ जाता है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? लिली, सफ़ेद लिली। लिली ऐसी फैमिली का एक मेंबर है। सफ़ेद लिली जो है लिली ऐसी फैमिली का एक मेंबर है जो एक प्रकार की शाखीय पौधे है जो आकृति और सुंदरता के कारण विश्वविख्यात है, जिनका तना काफ़ी ऊंचा होता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो गया? सफ़ेद लिली। अब आ जाता है आगे
मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? महासीर। महासीर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का नाम है। महासीर मछली जो प्रदूषण रोकने और पानी को स्वच्छ रखने में मदद करती है, जिसका वैज्ञानिक नाम टोर टोर है। याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है टोर टोर। किसका? महासीर मछली का नाम टोर टोर, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम। अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मलखंभ एक प्राचीन खेल विद्या है, जिसमें एक मैदान के बीचों बीच खंभा गाड़कर प्रतियोगी को खंभे के सहारे करतब दिखाना पड़ता है। खेल से किसी खिलाड़ी के पूरे शरीर का व्यायाम भी हो जाता है। तो ये था राजकीय खेल मलखंभ। आगे है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, मध्य प्रदेश का राजकीय राज्य नाट्य क्या है? माच। राजकीय नाट्य है माच। इसकी प्रस्तुति एक ऊंचे और खुले मंच के रूप में की जाती है। ढोलक तथा सारंगी के महत्वपूर्ण वाद्य है। प्रदेश में इसका सर्वाधिक प्रचार क्षेत्र मालवा अंचल के अंतर्गत आता है। तो ये था राज्य नाट्य है माच। अब जाता है राज्य नृत्य। तो मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य क्या है? राई। राज्य नृत्य राई। यह बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य है। याद रखिएगा, बुंदेलखंड का ये मुख्य नृत्य है, जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के जन्म, विवाह के अवसर पर, उचित कार्य की पूर्ति होने पर राई का आयोजन किया जाता है। इसमें एक नर्तकी होती है जिसे बेड़नी कहा जाता है। बेड़नी नर्तकी को क्या कहते हैं? बेड़नी। अगला आ जाता है राज्य फसल। तो मध्य प्रदेश की राज्य फसल है सोयाबीन। सोयाबीन मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। इससे सोयाबीन प्रमुख तिलहनी फसल है। भारत के लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश में होता है। सर्वाधिक बड़ा उत्पादन राज्य होने के कारण इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। हमने ये पहले ही पढ़ लिया कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या सोयाबीन स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अब आ जाता है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख पर्वत है? सबसे पहले है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल का कगारी क्षेत्र राज्य में अवस्थित है। कगारी क्षेत्र राज्य में अवस्थित है। यह पूर्व से भांडेर, कैमूर श्रेणी से पश्चिम में मुरैना आदि तक मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। उसके बाद आ जाता है राजपीपला पर्वत श्रेणी। तो यह पश्चिमी भाग से प्रारंभ होकर पूर्व में बुरहानपुर दर्रे पर तक जाती है। राजपीपला की पहाड़ी अखरानी पहाड़ी, बड़वानी पहाड़ी, बीजागढ़ तथा असीरगढ़ पहाड़ी इसी भाग में है, जहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। तो ये था राजपीपला पर्वत श्रेणी। अब आ जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में सतपुड़ा श्रेणी है। बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ को हम सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी के नाम से जानते हैं, जो महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। और धूपगढ़ की ऊंचाई की बात करें, धूपगढ़ की ऊंचाई की तो 1350 मीटर धूपगढ़ की ऊंचाई है। उसके बाद आता है मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग मैकाल का पठार कहलाता है। पूर्वी भाग को क्या कहते हैं हम? मैकाल का पठार। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार इस टाइप से दिखाई देती है। अब आ जाता है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी तो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी
देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, जो अनूपपुर में स्थित है। और समापन की बात करें तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है या समाप्त होती है। अब आ जाता है, टालमी ने नर्मदा को नमादोस कहा था। टालमी के द्वारा नर्मदा नदी को क्या कहा गया था? नमादोस। नमादोस के नाम से पुकारा था। नर्मदा का अन्य नाम क्या है? तो नर्मदा नदी को हम किस नाम से भी जानते हैं? मैकल सूता। मैकल सूता के नाम से जानते हैं नर्मदा नदी को। और सोमो देवी, रेवा, ये 3 नाम से नर्मदा नदी को भी जाना जाता है। अब है नर्मदा नदी की लंबाई। तो नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। उसके बाद आ जाता है नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी जो है उनकी सहायक नदी है कुंदी, शेर, हिरण, दूधी, हथनी, बंजर और शक्कर। ये सभी मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ है। अब आ जाता है चंबल नदी। चंबल नदी महाभारत में वर्णित है। महाभारत में इसका वर्णन किया गया है कि राजा रतिदेव ने इसे उद्गमित किया था। राजा रतिदेव के द्वारा इसे उद्गमित किया गया था, किसे? चंबल नदी को। चंबल नदी को प्राचीन काल में चरमावती, धर्मावती नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में चरमावती और धर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है महू, इंदौर के पास जाना पाओ पहाड़ी से। और इसकी लंबाई की बात करें तो 1854 मीटर इसकी लंबाई है, किसकी? चंबल नदी की। और समापन, तो समापन कहाँ होता है इसका? इटावा के पास यमुना नदी में। यमुना नदी की सहायक नदी है ये चंबल। यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद जाता है, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनारस। ये सभी क्षिप्रा की सहायक नदियाँ है। और चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक है और क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनारस चंबल नदी की सहायक नदियाँ है। अब बात करें चंबल नदी की कुल लंबाई की। ये मध्य प्रदेश में है इसकी लंबाई इतनी, और ये है कुल लंबाई। कुल लंबाई है 1040 किलोमीटर। अब आ जाता है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक, अनूपपुर जिले से। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है। और समापन की बात करें तो इसका समापन होता है पटना के निकट गंगा नदी में। गंगा नदी में जाकर सोन नदी मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है कौन सी? सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद आ जाता है सहायक नदी। सोन नदी की सहायक कौन सी है? जोहिल्ला, बनास, गोपद और रिहन, ये चारों नदियाँ सोन नदी की सहायक नदी है। और सोन नदी किसकी सहायक है? तो वो है गंगा नदी की। सोन गंगा नदी की सहायक नदी है। और सोन की लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर सोन नदी की कुल लंबाई है। क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये इंदौर के काकरी बरडी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। और समापन की बात करें तो उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई ये चंबल में समाप्त हो जाती है। चंबल नदी है ये, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। तो क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल में जाकर मिलती है तो चंबल की सहायक नदी हो गई। अब आ जाता है लंबाई की बात। तो लंबाई इसकी है 195 किलोमीटर। 195 किलोमीटर क्षिप्रा नदी की लंबाई है। और क्षिप्रा को मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसकी? मालवा की
गंगा के नाम से भी क्षिप्रा नदी को जानते हैं। अब जाता है ताप्ती नदी। सबसे ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल जिले के निकट मुल्ताई से। जिले के निकट मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी को हम सूर्यपुत्री के नाम से भी जानते हैं। सूर्यपुत्री ताप्ती नदी सूर्यपुत्री है। और समापन की बात करें तो यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इसकी लंबाई इसकी है 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर ताप्ती नदी की लंबाई है। अब जाता है सहायक नदी। तो सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी है इसकी पूर्णा, वागुल, गिरना, बोरी और सिवा। तो ये सभी इसकी सहायक नदियां है किसकी? ताप्ती नदी की। अब आ जाता है तवा नदी। तवा नदी का उद्गम होता है पचमढ़ी के महादेव पर्वत से। पचमढ़ी में जो महादेव पर्वत है वहाँ से तवा नदी का उद्गम होता है। उसके बाद समापन की बात करें तो समापन होता है होशंगाबाद में नर्मदा नदी में। तो होशंगाबाद में नर्मदा नदी में जाकर तवा नदी मिल जाती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा बांध है तवा नदी पर ही स्थित है, जिसकी लंबाई 1322 मीटर है, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। अब जाता है काली सिंध देवास के बागली गांव में से उद्गमित होती है। काली सिंध का उद्गम देवास के बागली गांव से होता है। और समापन की बात करें तो शाहजहाँपुर राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान में चंबल में मिल जाती है। तो चंबल की सहायक नदी हुई काली सिंध, चंबल में जाकर मिलती है। तो और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। काली सिंध की लंबाई 150 किलोमीटर है। अब जाता है केन नदी कटनी, कैमूर से पन्ना व बांदा जिले उत्तर प्रदेश होती हुई यमुना में समाहित हो जाती है। तो केन नदी जो कैटनी, कैमूर से पन्ना व बांद्रा जिला में बहती हुई यमुना में मिल जाती है। तो ये यमुना की सहायक नदी है केन नदी यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद केन नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो केन नदी का प्राचीन नाम है सुक्तिमती, दीर्णावती। सुक्तिमती और दीर्णावती इनका प्राचीन नाम है केन नदी का। अब जाता है बेनगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिवनी के पसड़वाड़ा पहाड़ से बेनगंगा नदी का उद्गम होता है। और इसे हम बेवा या दीदी नदी के नाम से भी जानते हैं, बेवा या दीदी। अगला है महाराष्ट्र की वर्धा नदी से इसका संगम होता है। तो महाराष्ट्र की जो वर्धा नदी है उसमें इसका संगम होता है, जाकर वर्धा नदी में मिल जाती है। बैनगंगा दक्षिण मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। बैनगंगा जो है दक्षिण भारत की तरफ बहने वाली एकमात्र नदी है, जो मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो दक्षिण मध्य प्रदेश की ओर बहती है। अगला आ जाता है अब जलप्रपात। तो मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में अब देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के जलप्रपात और नदियों का नाम और स्थान, तीसरे कॉलम में स्थान। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा पहला धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में, जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित। दूसरा है दुग्धधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर में। दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अनूपपुर में स्थित है। तीसरा है मंदार जलप्रपात। तो मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी पर हावड़ा और बड़वाहा के मध्य में स्थित है। चौथा है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात भीड़ नदी पर
बीहड़ नदी पर रीवा में स्थित है। बीहड़ नदी पर रीवा में स्थित है। और पांचवा हो जाता है पांडव जलप्रपात। तो पांडव जलप्रपात पन्ना में स्थित है। अगला है चुलिया जलप्रपात। तो ये जलप्रपात चंबल नदी पर मंदसौर में स्थित है। अब आ जाता है राहतगढ़ जलप्रपात। राहतगढ़ जलप्रपात चंबल नदी पर सागर में स्थित है। चंबल नदी पर सागर में। और दाहड़ी दाहा जलप्रपात चंबल नदी पर इंदौर के निकट ही स्थित है। अगला है भालकुंड जलप्रपात। तो भालकुंड जलप्रपात जो है पर्वती नदी पर सागर में स्थित है। भालाकुंड जलप्रपात पर्वती नदी पर सागर में स्थित है। और फिर आ जाता है डचेस फॉल जलप्रपात। डचेस फॉल जलप्रपात पर्वती नदी पर पचमढ़ी में स्थित है। अगला है कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि अनूपपुर में आता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये है नर्मदा नदी पर स्थित है और कहाँ पर है? महेश्वर में। दर्दी जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है और ये हांडिया बड़वाह के मध्य में भी आता है। केवटी जलप्रपात की बात करें तो ये बीहड़ नदी पर रीवा में स्थित है। पियावन जलप्रपात रीवा के निकट ही स्थित है। इसका नदी का नाम नहीं दिया है। पियावन जलप्रपात रीवा के निकट में स्थित है। पाताल पानी जलप्रपात। तो पाताल पानी जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है और कहाँ पर? इंदौर में। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर में चंबल नदी पर स्थित है। अब आ जाता है महल। मध्य प्रदेश के प्रमुख महल के बारे में पढ़ेंगे। तो महल के बारे में सबसे पहला आता है गुजरी महल। गुजरी महल को हम दान महल के नाम से भी जानते हैं। किसे? गुजरी महल को दान महल। उसके बाद इसका स्थान कहाँ पे है? तो ये ग्वालियर में है। गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था मान सिंह के द्वारा गुजरी महल या दान महल का निर्माण किया गया था। अगला है मोती महल। मोती महल भी ग्वालियर में स्थित है और इसका निर्माण इसे जीवाजी राव सिंधिया का महल भी कहते हैं। किसे? मोती महल को। अगला है जय विलास पैलेस ये है ग्वालियर में स्थित है। इटालियन शैली पर निर्मित है। इटालियन शैली इसमें मिलती है। सिंधिया का निवास स्थान भी है ये और वर्तमान में संग्रहालय है एक। अगला जाता है धार का किला। इस किले का पुनर्निर्माण 1444 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी जाते समय बनवाया था। तो धार के किले का निर्माण किसने किया था? धार के किले का निर्माण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस लिए किया था? तो दक्षिण विजय के दौरान देवनागिरी जाते समय इसका निर्माण कराया था। इस किले के अंदर देवी कालका मंदिर का निर्माण परमार राजा नरेश मुंज ने करवाया था। तो इस किले में कौन सा मंदिर स्थित है? तो धार के किले में देवी कालका का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण परमार नरेश मुंज ने करवाया था। इस किले में पेशवा बाजीराव का भी जन्म हुआ था। पेशवा बाजीराव का जन्म धार के किले में हुआ था। 1732 में मराठाओं ने अपने अधिकार में इसे ले लिया था। तो 1732 में मराठाओं ने धार के किले को अपने अधिकार में ले लिया था। इसी किले में खरबूजा या खारवाना महल भी स्थित है। खरबूजा या खारवाना महल, खरबूजा महल को ही खारवाना महल के नाम से जानते हैं। खरबूजा महल, खारवाना महल, ठीक है। आगे है अब्दुल शाह चंगल का कमरा है। यहाँ पर अब्दुल शाह चंगस का कमरा भी स्थित है। कहाँ पर? धार के किले में। अगला है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो असीरगढ़ का किला है बुरहानपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 10वीं शताब्दी में। किसने कराया था? तो अहिर राजा आशा ने इसका निर्माण
कराया था। अहिर राजा आसा ने असीरगढ़ किले का निर्माण कराया था। इसको दक्षिण का द्वार, इसे बुरहानपुर का किला को हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिण का द्वार के नाम से भी जाना जाता है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर दर्रा कहा जाता है, इसे हम बुरहानपुर दर्रा भी कहते हैं। मुमताज महल की मृत्यु इसी समय में हुई थी। तो मुमताज जो थी उनकी मृत्यु भी इसी महल में हुई थी। असीरगढ़ के किले में ही मुमताज की मृत्यु भी हुई थी। अगला है, इसे अकबर ने सोने की चाबियों से विजित किया था। इन्हें सोने की चाबियों से विजित किया गया था। अब आ जाता है चंदेरी का किला। तो चंदेरी का किला कहाँ पर है? तो अशोकनगर में मुंगावली में स्थित है। अशोकनगर के मुंगावली में स्थित है। चंदेरी का किले का निर्माण किसने कराया था? तो प्रतिहार वंश के राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में कराया था। चंदेरी किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में कराया था। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। चंदेरी के किले में निम्न मशहूर इमारतें भी है। तो कौन कौन सी इमारत है चंदेरी के किले में? हवा महल, जौहर कुंड, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा। ये सभी महत्वपूर्ण इमारतें हैं जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। आगे है जौहर कुंड 1528 में बाबर के आक्रमण के समय 300 राजपूत रानियों ने प्रज्वलित अग्नि में प्राण दिए थे। तो जौहर कुंड में बाबर के आक्रमण के समय जब बाबर ने चंदेरी किले पर आक्रमण किया था तो 300 राजपूत रानियों ने अग्नि में अपने प्राण दे दिए थे। इस समय यहाँ का शासक मेदिनी रॉय था। वर्तमान में चंदेरी हाथ से बनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर हाथ से बनी हुई साड़ी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने मध्य प्रदेश के लगभग संपूर्ण सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन के बारे में जाना। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द जीके स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।